नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। संवाद 365 में आज हमारे साथ खास मेहमान खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जयदेव शाह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद 365 में। जयदेव शाह जी उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक के पहले अधिकारी रह चुके हैं, साथ ही लोकायुक्त के पहले सचिव रह चुके हैं और उत्तराखंड के 5 जिलों में जिला जज के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड न्यायिक सेवा से राजनीति में दस्तक देने वाले जयदेव शाह इस बार पुरोला विधानसभा से ताल ठोकने वाले हैं। 2022 का चुनावी बिगुल बजने वाला है और ऐसे में कांग्रेस पुरोला विधानसभा से जयदेव शाह पर अगर दांव खेलती है तो इस सीट पर चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय पुरोला विधानसभा पर कांग्रेस के ही राजकुमार काबिज है। कांग्रेस जयदेव शाह पर दांव इसलिए खेल सकती है क्योंकि न्यायिक सेवा के दौरान और सार्वजनिक जीवन में भी उनकी छवि काफी साफ सुथरी रही है और एक सचिव रहते हुए भी क्षेत्र के लिए उन्होंने काफी काम किया है। जयदेव शाह गढ़वाल विश्वविद्यालय के पहले छात्र थे जो उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए चुने गए। उन्होंने रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में जिला जज के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। साथ ही लोकायुक्त के पहले सचिव रहने के साथ साथ उत्तराखंड शासन में विधि एवं संसदीय विभाग के प्रमुख सचिव और हरीश रावत सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान एक दिन के लिए विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका भी जयदेव शाह निभा चुके हैं। इसके अलावा उन्हें प्रदेश के प्रतिष्ठित सम्मान उत्तराखंड रत्न से भी नवाजा जा चुका है। जयदेव शाह के कानूनी, न्यायिक और शैक्षणिक क्षेत्र में लंबा अनुभव होने के चलते ही उन्हें 2022 में पुरोला विधानसभा से कांग्रेस का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से पुरोला विधानसभा काफी मायनों में खास और अलग भी है। पिछले 20 सालों में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी दोनों को यहाँ पर बारी बारी से मौके मिले हैं, लेकिन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, सड़क और परिवहन जैसे मुद्दों पर जनता को हताशा के सिवा और कुछ नहीं मिला। ऐसे में जयदेव शाह इन मुद्दों को लेकर क्षेत्र की जनता के बीच पहुंच रहे हैं और 2022 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दर्शकों, जयदेव शाह जी का परिचय आप सभी ने देख लिया होगा। आपको बता दें कि हाल ही में जयदेव शाह जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि बड़ी चर्चाएं हैं कि इस बार पुरोला विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ सकते हैं, दावेदारी आपकी तरफ से पूरी है, तो क्या माना जाए? क्योंकि लगातार ही देखा जा रहा है कि पुरोला सीट से आप बहुत सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार वहां पे लोगों से मिल भी रहे हैं। हाँ, पुरोला विधानसभा मैंने देखा कि वहाँ पर राजनीतिक समीकरण बहुत अच्छे कांग्रेस पार्टी के दिखाई दे रहे हैं और पिछले 20 सालों से मैंने ये देखा है कि वहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक जैसी, खाली जैसी विधानसभा दिखाई दी। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 2 व्यक्ति, एक तो पार्लियामेंट में होता है दिल्ली में और एक विधानसभा में होता है एमएलए। दोनों की ओर से 2000 से लेकर 2021 या 20 तक किसी भी एक छोटी सी सड़क का निर्माण होना नहीं दिखाया गया, पगडंडी तक नहीं दिखाई गई है। मैंने किसी का बोर्ड तक नहीं देखा है कहीं पर कि हमने ये विकास के कार्य किए। तो मैं वहाँ का होने के नाते मुझे एक पीड़ा हुई कि क्यों ना मैं वहाँ पर जा कर के काम करूँ और वहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में वहाँ काम के लिए अपार संभावनाएं हैं, उसको पूरा करूं। इसलिए मैं पुरोला विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, ये ऐसी मेरी इच्छा है। सर, लेकिन कई बड़े पदों पर आपने काम किया है। उच्चतर न्यायिक सेवा से लेकर हम देखें तो जिला जज के तौर पर आपने जिलों में अपनी सेवाएं दी हैं, और अब राजनीति में आपका रुझान क्यों? ऐसा, मैं सबसे पहले अधिवक्ता भी रहा हूँ और अधिवक्ता के दौरान जब उत्तराखंड का एक आंदोलन चला अलग राज्य के लिए, तो उस समय एक व्यवस्था आई, एक अफवाह आई कि भाई कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, तो एक संवैधानिक संकट जैसा उत्पन्न हो गया था। तो मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरा करूंगा और संसदीय क्षेत्र जो टेहरी का है उससे मैंने उस समय चुनाव भी लड़ा है। इसके बाद हालांकि मैं उसमें सफल नहीं रहा, महाराजा मानवेंद्र शाह के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा। उस समय सफल न रहने के कारण मेरे दिमाग में आए कि अभी मैं इमेच्योर हूँ, छोटा हूँ, तो मैंने अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दिया और उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल के पहले एचजीएस के रूप में इतिहास में मैं सेलेक्ट हुआ। सभी वर्गों में, सभी धर्मों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों में मैं हिस्ट्री में पहला एचजीएस बना और मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं न्यायिक सेवा में फिर गया। न्यायिक सेवा के दौरान भी मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने प्रशासनिक रूप में काम किया है, न्यायिक क्षेत्र में काम किया है, कानून के क्षेत्र में काम किया है
मैं विधानसभा का प्रमुख सचिव, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का प्रमुख सचिव रहा हूँ, तो विधानसभा को भी 2 साल तक मैंने देखा है। तमाम मुझे अनुभव है, इसलिए राजनीति में आना और राजनीतिक कार्य करना मेरा एक स्वभाव जैसा बन गया है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि कई तरह के अनुभव आपके पास है और देखा भी हमने उच्चतम न्यायिक सेवाओं से लेकर जिला जज के तौर पर जो आपकी सेवाएं हैं, और अब जब आपने राजनीति में आने का फैसला कर लिया है तो ये अनुभव राजनीति में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत सरल है। जिनको एक सूत्री कार्यक्रम है, राजनीति करते हैं, तो वो वन वे ट्रैफिक टाइप का है। मेरे पास बहुआयामी अनुभव हैं, उन अनुभव का लाभ जनता को सीधा सीधा मिलेगा। आम आदमी को तो पता ही नहीं है फाइलें कैसे चलती है, प्रशासन कैसे चलता है, सरकार व शासन कैसे चलती है, और स्थानीय स्तर पर कैसे काम होता है। मेरे अंडर तो कई प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी रहे हैं, और मैं भी कईयों के अंडर रहा हूँ, कई काम किए हैं हमने। तो निश्चित है जनता को लाभ मिलेगा। मुझे जो है सिर्फ राजनीति ही नहीं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी, न्यायिक क्षेत्र में भी, वकालत के क्षेत्र में भी, कानून के क्षेत्र में भी पब्लिक को लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, आप लड़ेंगे। और अगर हम बात करें पुरोला विधानसभा की, तो काफ़ी पिछड़ा इलाका है वो, क्या कमियां आपको वहाँ पे लगती हैं जो रह गई हैं? सबसे बड़ी कमी है कि शिक्षा की कमी है। जी। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे हमारे पास मोरी वाला एरिया है, वहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है। मोरी वाले एरिया में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है, बेसिक स्कूल काम के नहीं हैं, इंटर कॉलेज काम के नहीं हैं। तमाम यदि वहाँ अंग्रेजी माध्यम से अच्छी व्यवस्था स्कूलिंग की कर दी जाए, छात्रावास नहीं है। जब हमारे बच्चे हाई स्कूल इंटर के बाद डिग्री स्तर पर आते हैं तो वहाँ पर छात्रावास न होने से, लोकल व्यवस्था न होने से देहरादून की ओर, दिल्ली की ओर, इलाहाबाद की ओर पलायन करते हैं शिक्षा के लिए। तो वहाँ पर अपार संभावनाएं शिक्षा के क्षेत्र में हैं। यदि वहाँ धीरे से काम कर दिया जाए, बहुत अच्छे तरीके से काम कर दिया जाए, और उसमें राजनीतिक पहल भी हो, तो निश्चित है कि हमारा चौमुखी विकास शिक्षा से होगा। स्वास्थ्य की भी बिल्कुल बड़ी भारी दुर्दशा वहाँ पर देखने को मिली। अभी 2-3 लड़कियों ने जो प्रेग्नेंट थी, जो गर्भवती थी, और वो बच्चा पैदा करते समय ही मर गई। यदि हम वहाँ पर अस्पताल की बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ यदि वहाँ पर गायनी यदि एक नियुक्त कर दी जाए, तो जैसे ये छोटी मोटी बीमारियां हैं ये तुरंत ठीक हो जाती हैं। बड़े बड़े घरों की बहुओं को हमने मरते हुए वहाँ पर देखा है। 24-24, 25-25 साल की गर्भवती लड़कियों को मरते हुए, दम तोड़ते हुए देखा है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, कहीं कोई पेड़ से गिर गया और हाथ थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, तो छोटे से फ्रैक्चर के लिए भी देहरादून की तरफ आना पड़ता है, विकास नगर की तरफ आना पड़ता है। यदि वहाँ पर एक हड्डी का डॉक्टर मिल जाए, छोटी मोटी लैब मिल जाए, गायनी सिस्टम का एक हो जाए, MBBS डॉक्टर मिल जाए, तो नियुक्त ही तो करना है। लेकिन सरकार हमारी ओर ध्यान ही पिछले 5-4 सालों से बिल्कुल ही नहीं दे रही है। इतनी आपदा आई, आपदा तक नहीं देखी है। तो स्वास्थ्य की तो बड़ी दुर्दशा है, उसको बहुत सही तरीके से विद इन नो टाइम पावर आने पर ठीक किया जा सकता है। और यदि वो ठीक हो गई तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम वहाँ पर सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शाह जी, ये तो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हुई। अगर हम देखें पुरोला विधानसभा को, तो वहाँ पे कृषि, बागवानी और पशुपालन ये रीढ़ की हड्डी है। वहाँ पे अगर रोजगार की हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी अगर 2022 में आती है तो क्या कुछ काम वहाँ पे सबसे पहले बागवानी के क्षेत्र में जो पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी हो, बड़ा उसमें फल पट्टी के रूप में हम उसको मानते हैं। हमने जो हिमाचल प्रदेश का जो पैटर्न है, जो YS परमार साहब थे वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री, उन्होंने सेब के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हिमाचल को बहुत आगे बढ़ाया। हमारा जो एरिया है, जो मोरी वाला एरिया है, या हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पुरोला की है, वो हिमाचल से लगी हुई है। हिमाचल का पूरा पैटर्न बागवानी का हमारे उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में और पुरोला ब्लॉक में है, नौगांव ब्लॉक में है। तो फल के क्षेत्र में हम आज सोलन एक यूनिवर्सिटी है, सोलन में YS परमार के नाम से यूनिवर्सिटी है, वहाँ हम रिसर्च सेंटर के लिए जाते हैं। यदि हमारा एक सेब का पेड़ ख़राब होता है तो हमारे पास यहाँ कोई साधन ही नहीं है बागवानी का। जखोल में उद्यान विभाग का बहुत बड़ा एक एरिया है। यदि हमारी पावर में सरकार आती है तो जखोल को हम बागवानी के उद्यान की यूनिवर्सिटी के रूप में वहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, इंस्टीट्यूट बनाएंगे, और हमारे जो फल वाले जो एरिया हैं
वहाँ हमें बाहर किसी हिमाचल प्रदेश और उस पर नहीं रहना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में भी हमारे पास अपार संभावना है। हमारा जो गड़ूघाट पट्टी है, कबल सिराई है, तो ये इसमें लाल चावल बहुत होता है। लाल चावल का मतलब हुआ जो बासमती से भी सुपीरियर क्वालिटी का होता है, उसको कहते हैं लाल चावल। उस लाल चावल का क्या करते हैं कि हिमाचल के या दूसरे प्रदेशों के लोग हरियाणा के आते हैं और लाल चावल को उठा करके अपने यहाँ ले जाते हैं और अपना ब्रांड लगा करके देश में बेचते हैं। यदि हम अपना कृषि के क्षेत्र में थोड़ा सा कार्य करें और लाल चावल को जो ऑर्गेनिक है, जिस पर हमारा जो है जो आज की स्थिति में 70-75 रुपए किलो जाता है, यदि हम उसके अपने ब्रांड के रूप में बेचें तो वो 300-250 रुपये किलो जाएगा, क्योंकि वो शुगर फ्री भी है। उस चावल को शुगर फ्री के रूप में यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक है, बासमती से अच्छा है, इसलिए क्या संभावनाएं नहीं है, बहुत कुछ संभावनाएं कृषि के क्षेत्र में है। और यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और आ ही रही है तो निश्चित कृषि के क्षेत्र में पुरोलाई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, प्रदेश को एक नया आयाम देंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा यह है कि अभी अभी आपने राजनीति में आने का फैसला लिया है और अगर हम उत्तराखंड को देखें तो बीजेपी की और कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है, तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ पे आ रही है। ऐसे में आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखो, इस पे कांग्रेस पर एक तो सांप्रदायिकता का आरोप नहीं है जी। जैसे अभी आपने देखा कि 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक, अरे हम अपने तो देख नहीं रहे हैं, दूसरे के 3 तलाक पर चले जा रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? हम देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि शाहीन बाग, अरे क्या है वो शाहीन बाग? भाईचारे की बात करती है तो कांग्रेस करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करती है तो कांग्रेस करती है। 1950 में 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक राष्ट्र के रूप में निर्माण किसने दिया? आज लाल किला दिखाई देता है तो कांग्रेस की देन है, आज जहाज़ दिखाई देते हैं तो कांग्रेस की देन है, शिक्षा दिखाई देती है तो कांग्रेस की देन है, यूनिवर्सिटी दिखाई देती है तो कांग्रेस की देन है। जो कुछ भारत में आज दिखाई देता है, जो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को दिल्ली से डिस्प्ले किया जाता है, वो सब कांग्रेस की देन है। तो आम आदमी पार्टी एक बात कह रही है कि क्या कि हम बिजली फ्री देंगे। अरे किसकी है वो बिजली? बिजली तो हमारी है, पानी हमारा है, सब कुछ हमारा है, सब हमारा दे, हमारे को हम फ्री देंगे। तो ऐसे बोलने वाले वहाँ के कौन होते हैं? हम देंगे, फ्री देंगे तो हमारा है, प्रोडक्शन हमारा है, उत्पादन हमारा है, हमारा टेहरी डैम यदि ढंग से काम करता है तो 12% वहीं से फ्री हमें मिलेगा, सब कुछ मिलेगा हमें यहाँ से। अब कोई दिल्ली और पंजाब से आके आएगा, तुम्हारी चीज़ें तुम्हें हम फ्री देंगे, तो ये कोई सोचने की बात, मतलब समझ से बाहर की बातें हैं। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, सपा बसपा का यहाँ पर आपने देख लिया। मैंने तो विधानसभा चलाई, एक भी विधायक अंदर नहीं दिखाई देता है। यदि होता तो बस एक मुद्दे पर कि हम बिजली फ्री देंगे, आम आदमी पार्टी आ जाए, तो ये संभव नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार ही देखा जा रहा है युवाओं के बीच में काफ़ी पकड़ अब इस बीच देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की देखी जा रही है, और जो फ्री बिजली मुद्दा उन्होंने रखा है यहाँ पे देने का, ऐसे में कांग्रेस को कितनी चुनौती लगती है इसको देखते हुए? कोई चुनौती नहीं है। यदि हमारे पास बिजली एक्सेस होती है तो बिजली के जो दाम घटाए जा सकते हैं या फ्री दिए जा सकते हैं तो कांग्रेस उस पर चिंतन मनन करेगी। और कांग्रेस ने ही आज तक जो भी किया है देश में, कांग्रेस की ही देन है। बिजली का उत्पादन करना भी कांग्रेस की देन है। आप किसी भी सरकार को उठा के देखो, जो भी सरकारें देश में आई हैं, चाहे कोई डैम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में उठा के देखो, साइंटिस्ट के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में उठा के देखो, जो काम किया कांग्रेस ने किया है। और कांग्रेस इस पर भी चिंतन करेगी और बिजली के दामों में जितनी गिरावट हो सकती है वो करेंगे। सीधा सवाल आपसे करते हैं, 2022 में कांग्रेस कितनी सीटें उत्तराखंड में लाने जा रही है? भारी बहुमत से आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी अपने देख लिए है कि बीजेपी ने मान लिया है कि हमारे मुख्यमंत्री ये ठीक नहीं है तो दूसरा बदलो, दूसरा ठीक नहीं है तो तीसरा बदलो। हमने सेंटर में भी देखा कि यहाँ का आदमी ठीक नहीं है तो वहाँ से भी बदलो। आखिर ये बदलने की नौबत इसलिए आ रही है कि खुद पार्टी में वहाँ घमासान है कि ये ठीक नहीं है, अयोग्य है, ये ठीक नहीं है, अयोग्य है, ये ठीक नहीं। हमने यहाँ तक भी स्टेटमेंट में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ तक देखा कि लड़कियाँ जीन्स पहनती है, फटी जीन्स पहनती है, नीचे देखा, ऊपर देखा। फिर ये चीज़ें कहाँ आप अच्छा लगता है कि चीनी हमने 1947 से नहीं खाई, अमेरिका के हम अंडर गुलाम रहे, जो कभी हुआ ही नहीं है। इन संभावनाओं पर, इन भाषणों पर क्या उत्तराखंड की जनता ऐसी पार्टी को नकार दिया है? तो मैंने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन किया कि राष्ट्रीय पार्टी है, इसने जो देश को दिया है, शिक्षा दी है, स्वास्थ्य दिया है,
वैज्ञानिक क्षेत्र में प्रगति की है। आज देख लीजिएगा कि कांग्रेस के ही ज़माने में जो है हम चांद पर भी पहुँचे हैं, कई प्रगति की है। दूसरी पार्टियों ने जो किया तो लड़ाने का काम किया, हिंदू किया, मुस्लिम किया, हरिजन किया, सवर्ण किया, दलित किया, ब्राह्मण किया। ये सब चीज़ें गलत है। हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत की अस्मिता को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि ये बिखराववाद, लड़ाईवाद, ये इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम पुरोला की बात करें तो काफ़ी पिछड़ा वो एरिया वहाँ पे आता है, लेकिन वहाँ पे कृषि, बागवानी, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अगर आप सीट पर आते हैं तो क्या कुछ काम आपके द्वारा किए जाएंगे? हम पर्यटन के क्षेत्र में पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी को मिनी स्विट्जरलैंड बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं कि वहाँ पर पर्यटन की इतनी अपार संभावनाएं हैं कि केदार कांठा वहाँ पर इतना सुंदर जगह है जहाँ पर कि मद्रास और बॉम्बे का आदमी आता है, पूरे देश का आदमी आता है। चांदसिल में आज भी काम हो रहा है, सांकरी और जुड़ा ताल है, हर की दून वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, काला नाग है, देव क्यार है, भराड़ सर है। ऐसी ऐसी जगह है, यदि उनको डेवलप कर दिया जाए तो वो मिनी स्विट्जरलैंड के तहत काम करेगा। और पहाड़ की सुंदरता, नदियों का रमणीक स्थल वहाँ पर है, देखने लायक चीज़ें हैं, सेब के बागीचे हैं। तो वहाँ पर यदि पर्यटन के क्षेत्र में कांग्रेस आती है तो पर्यटन को वहाँ बढ़ावा दिया जाएगा और पर्यटन के लिए हम देशवासियों को आमंत्रित करेंगे, पूरे विश्व को आमंत्रित करेंगे और वहाँ पर आएगा, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और हमारा जो है शैक्षिक स्तर, सामाजिक स्तर, सभी स्तर हमारे ठीक होंगे। जी, राजनीति से हटकर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी आपके अनुभव को देखते हुए, क्योंकि आप खुद दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं और वहाँ से निकलकर आपने इतने बड़े बड़े पदों पर काम किया है। और आज हम देखते हैं कि आज भी जब गांव का बच्चा हुनरमंद होता है, वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कम संसाधनों में और सही गाइडलाइंस उसको नहीं मिल पाती, तो ऐसे में उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? मैंने तो यहाँ पर जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने देखा कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी बहुत फर्स्ट क्लास हैं, बीएड हैं, पीएचडी हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां उनके पास है, लेकिन वो उनको सही गाइड नहीं मिलता है। और मैंने यहाँ पर फ्री कोचिंग सेंटर भी यहाँ पर इसलिए खोला है कि जो गरीब बच्चा पहाड़ से आता है या पुरोला कॉन्स्टिट्यूंसी या उत्तरकाशी या पूरे पहाड़ से आता है, उसके पास कोचिंग का पैसा देने के लिए नहीं है, तो मेरे पास आए, मैं उसको पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, कैसे पेपर देते हैं, कैसे परीक्षा देते हैं, कैसे उसकी तैयारी करते हैं, किस तरह फॉर्म भरते हैं, क्या क्या त्रुटियां रहती हैं, उन त्रुटियों को कैसे ठीक किया जा सकता है सही, और किस साइड में की जा सकती है कि वो एसटीएम पीसीएस देना चाहता है तो क्या करना चाहिए, वो पीसीएस मजिस्ट्रेट जज बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, सरकारी स्तर पर दूसरे तीसरे काम करना चाहता है, दूसरे पदों पर जाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना चाहता है तो उसको क्या पढ़ना चाहिए। होता क्या है कि हमारा सिलेबस में मान लिया कि हमने अकबर को पढ़ना है, अकबर हमारा सिलेबस का है, लेकिन वो सिकंदर को पढ़े जा रहा है जबकि वो सिलेबस में नहीं है। तो ऐसी चीज़ें छुड़वा देंगे, जो सिलेबस में नहीं है कि उससे हट जाओ और जो सिलेबस में है उसको पढ़ो। कितना पढ़ना चाहिए, टिक मार का क्वेश्चन है तो तुम कैसे करोगे, 2 घंटे का पेपर है और 2 घंटे में तुम जो है उस पेपर को पढ़ोगे भी, समझोगे भी और सॉल्व भी करोगे, तो कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या खाना है, कितना सोना है, किस टाइम समझना है, तो वो गाइड में बहुत अच्छे कर सकता हूँ और करता भी हूँ। और कोई पैसा उसका फ़ीस नहीं लेता हूँ या किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लेता हूँ, वो फ्री सेवा देता हूँ। मैं यदि राजनीति में जाऊँ तब भी फ्री सेवा देता रहूँगा और नहीं जाता हूँ तब भी फ्री सेवा देता रहूँगा। ये मेरी एक हॉबी है। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी मैं, आपके जैसे पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना कितना ज़रूरी मानते हैं आप? तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि गुंडे आने चाहिए? क्या चाहते हैं कि ये बदमाश आने चाहिए, ये अपराधी आने चाहिए? अपराधीकरण रोकना चाहिए। लिखे पढ़े आदमी आएंगे तो कृषि के क्षेत्र में क्या कानून बनेगा वो देखेंगे हम, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा, युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। तो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति ही काम कर सकता है। शेष जो ये आवारा टाइप के या गुंडा टाइप के या जैसे देश की राजनीति में कई जगह कई बार देखा गया है कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अशिक्षित होते हैं और अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ काम न करके हुड़दंग मचाने का काम करते हैं। तो शिक्षित व्यक्ति को राजनीति में यदि आता है तो सारे प्रदेश को लाभ होता है, सारे देश को लाभ होता है और सभी क्षेत्रों में लाभ होता है, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।
तो ये थे हमारे साथ जयदेव शाह जी, जिन्होंने हमें बताया कि अपने जीवन परिचय से लेके, अपने जीवन सफ़र से लेके राजनीति में जो उनका रुझान हो गया है, और रुझान आने के बाद उनका कहना है कि पुरोला विधानसभा सीट से अगर वो चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद उनके द्वारा क्या कुछ काम किया जाएगा, क्योंकि पुरोला विधानसभा सीट के बारे में उन्होंने बताया कि जो विधानसभा है वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं, कृषि बागवानी की अपार संभावनाएं, लेकिन अभी भी कई कमियां हैं जो उन्हें लगती हैं, लेकिन अगर वो सीट पर आते हैं तो उनके द्वारा वो कमियां पूरी की जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।